फ्रेंड, पिछला क्लास तक हम लोग थियोडोलाइट की मदद से मेजरमेंट लेना सीख रहे थे और जितना आपके सिलेबस में मेजरमेंट लेना सीखना था वो सारा कंप्लीट भी कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि थियोडोलाइट की मदद से जब हम फील्ड में रीडिंग ले रहे होते हैं, मेजरमेंट ले रहे होते हैं, तो कौन कौन से एरर आने का चांस होता है, यानी कौन कौन सी गलतियां होने का चांस रहता है, उसके बारे में आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये टॉपिक को सबसे पहले तो आप हेडिंग बनाओ, मेरे साथ साथ हेडिंग बनाओ। एरर इन थियोडोलाइट सर्वेइंग। जब थियोडोलाइट सर्वे कर रहे होते तो कौन कौन से एरर आने का चांस होता है। ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। क्यों पूरा कोशिश करोगे? क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में कभी कभी 4 नंबर में तो कभी कभी 6 नंबर में ये थ्योरी देखने को मिलेगा। यानी ये थ्योरीटिकल पोर्शन है, तो इसे आप ढंग से लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो उसी अंदाज में आज कुछ हम इसको लिखाने की कोशिश करेंगे, जिस अंदाज में आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में इसको लिखना है। ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ लिखना चालू कीजिए। देयर आर फॉलोइंग error introduced in theodolite surveying। देखिए, देयर आर फॉलोइंग एरर, मे बी यहाँ पे कर दीजिएगा, मे बी। ठीक है ना। देयर आर फॉलोइंग एरर मे बी इंट्रोड्यूस इन थियोडोलाइट सर्वेइंग। जब आप थियोडोलाइट की मदद से फील्ड में मेजरमेंट ले रहे होते तो वहाँ पे एरर यानी गलतियाँ होने का चांस रहता है। तो यहाँ पे कौन कौन से गलती होने का चांस रहता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो गलती हो ही जाए, वो हम चांस बता रहे हैं कि कौन कौन सी गलती हो सकती है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे मे बी लिखा। ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 तरह की गलती होने का चांस रहता है। सबसे पहले जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ले रहे होते वो इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ एरर आ जाए, तो उस एरर को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या बोलते हैं वो? इंस्ट्रूमेंटल एरर। मान लिया कि जिस मशीन से आप काम कर रहे हैं ना, वो मशीन ही गलत रीडिंग बताए या वो मशीन का बहुत सारे पार्ट डैमेज हो। ठीक है ना। हाँ, तो पहला यही होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर होगा उस एरर को बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो लिखेंगे द एरर अराइजेज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट के वजह से जो एरर अराइज होगा उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा आपके एरर है कि आप जब सर्वे कर रहे हो, यानी आप डिप्लोमाधारी हो यानी सर्वेयर हो, और आप फील्ड में सर्वे कर रहे हो, तो आपकी केयरलेसनेस के वजह से जो एरर आएगा उस एरर को बोलेंगे पर्सनल एरर। यानी सर्वेयर खुद गलती करे तब उसको बोलेंगे पर्सनल एरर। क्या बोलेंगे वो? पर्सनल एरर। ये एरर जनरली कैसे गलती होगा? जैसे कि आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है ना, और ऊपर से हेलीकॉप्टर जाके गुजर रहा है। देखिए, बचपन की बातें ऐसा होता है कि आप सर्वे कर रहे होते हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजर रहा है, तो आप सर्वे करना छोड़ के ऊपर ताकने लगे कि हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो यहाँ पे रीडिंग तो गड़बड़ेबे न करेगा। तो ये आप खुद केयरलेसनेस के वजह से आप गलती कर रहे हो। ठीक है ना। हाँ, तो देखेंगे द एरर अराइजेज ड्यू टू सर्वेयर अगर खुद गलती कर रहा है तो उसके वजह से हम लोग बोलेंगे पर्सनल एरर। ठीक है ना। हाँ, एक एरर और है, आपने इंस्ट्रूमेंट भी सही हो सकता है और सर्वेयर भी बढ़िया से काम कर रहा है फील्ड में, लेकिन भगवान के मानना है कि सर्वे करे तो बहुत तेज से आंधी आ गया, बहुत तेज दम धूप कर दिया। ठीक है ना, तेज बारिश आने लगा। ठीक है ना, तो ये सब इन्वायरमेंट के वजह से हो रहा है, यानी नेचर के वजह से हो रहा है एरर। तब उस एरर को हम लोग बोलेंगे नेचुरल एरर। क्या बोलेंगे वो? नेचुरल एरर। ठीक है ना, नेचुरल एरर। ठीक है ना। तो बोलेंगे द एरर अराइजेज ड्यू टू नेचर,
नेचर की वजह से जो एरर अराइज होगा उसको बोलेंगे नेचुरल एरर। जो सर्वेयर खुद से गलती करेगा तब उसको बोलेंगे पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो गलती होगा उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो आइए सबसे पहले आप लोग भी फ्रेश हेडिंग बनाइए, इंस्ट्रूमेंटल एरर की डिफाइन करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है ना। देखिए आपके कितने मार्क्स में ये पूछा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने पेज में लिखते हो, कितने लाइन में लिखते हो, किस तरह से एक्सप्लेन करते हो, ठीक है ना। इस बात को ध्यान होनी चाहिए। अगर 4 मार्क्स में पूछता है तो थोड़ा कम ही एक्सप्लेन करेंगे तो चलेगा, लेकिन 6 मार्क्स में पूछता है तो कंप्लीट एनालिसिस करना होगा, ठीक है। तो हम बताने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये सारे एरर को लिख देते हैं। द एरर अराइजेस, ब्लू से लिख देते हैं ना, ज़्यादा बेहतर होगा। द एरर arises due to defect in instrument, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्ट की वजह से जो गलती होगा उस गलती को बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखिए पॉज करके लिख देते हैं, समय को अपन लिख लिया और लिखने के बाद फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है। देखिए द एरर अराइजेस ड्यू टू डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट के वजह से जो एरर अराइज होगा उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होते हैं ना, जहाँ से इंस्ट्रूमेंट बनते हैं यानी जिस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनते हैं वहीं से ये एरर डेवलप होते हैं, ठीक है ना। हाँ तो देखिए कौन कौन से एरर डेवलप होने का चांस बन सकता है। तो देखिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो उस पर ग्रेजुएशन करते हैं थियोडलाइट में, वो ग्रेजुएशन ही क्लियर ना दिखाई पड़े। सर ग्रेजुएशन करते कहाँ पे, तो आप गौर कर रहे होंगे कि जो ग्रेजुएशन आपको दिखाई पड़ रहे थे वो सर्कुलर प्लेट में कर रहे थे। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट में भी ग्रेजुएशन कटे हुए थे और वर्टिकल सर्कुलर प्लेट में भी थे। तो दोनों सर्कुलर प्लेट में अगर बात किया जाए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट हो चाहे तो वो वर्टिकल सर्कुलर प्लेट हो, दोनों ही स्थिति में ग्रेजुएशन कटे थे और वो ग्रेजुएशन अगर क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा तो आपकी एरर होना तय है, ठीक है। तो वही बात लिखा हुआ है, द ग्रेजुएशन ऑन द प्लेट यानी वर्नियर प्लेट और स्केल प्लेट आर नॉट क्लियर विजिबल, ठीक है ना। अगर क्लियर विजिबल नहीं होगा तो आपकी एरर होना तय है, कोई रोक ही नहीं सकता गलती होने से, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि इनर एक्सिस एंड आउटर एक्सिस आर नॉट कॉन्सेंट्रिक। देखिए जैसे में अगर मान लिया जाए कि ऊपर प्लेट वाला एक्सिस है, ठीक है ना, ऊपर प्लेट वाला एक्सिस है, ठीक है ना। तो ऊपर प्लेट वाला एक्सिस को बोलते हैं इनर एक्सिस और लोअर प्लेट वाला एक्सिस को बोलते हैं आउटर एक्सिस, ठीक है ना। देखिए ये दोनों प्लेट की एक्सिस कुछ इस तरह से हो जाए, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप ना करें, कॉन्सेंट्रिक ना हो, तब इस स्थिति में भी एरर होगा, ठीक है ना, एरर अराइज होगा। तो वही बात कर रहा है कि इनर एक्सिस एंड आउटर एक्सिस आर नॉट कॉन्सेंट्रिक, दोनों एक दूसरे को सेंटर में नहीं होगा तो भी एक एरर का कारण बनेगा। दूसरी बात है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर नॉट परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होगा और हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि सारा रीडिंग में यानी मतलब जो थियोडलाइट है, थियोडलाइट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते ही है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ तो इस चीज़ को आप समझिए कि अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं होगा वर्टिकल एक्सिस का तो उससे भी एरर इंट्रोड्यूस होने का चांस बनते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए एक बात और, पहले के लेक्चर जब एक्सिस अपन पढ़ा रहा था तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या कर दिया था कि हमने वहाँ जब पढ़ा रहा था तो नोट पॉइंट लिखा रहा था, तो उसमें क्या किया था कि जो लाइन ऑफ साइट थे वो परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस के लिखवा दिया था। तो उसको खाली सुधार कर लीजिएगा कि लाइन ऑफ साइट की जगह पर लाइन ऑफ कोलिमेशन कर दीजिएगा और लाइन ऑफ कोलिमेशन जो होगा वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ अगला जो एरर आप क्या रहे हैं, पर्सनल एरर, ठीक है ना। पर्सनल एरर कहने का मतलब जो आप खुद से गलती कर रहे हो, ठीक है ना। हाँ पहला द एरर अराइजेज ड्यू टू ऑब्जर्वर, यानी सर्वेयर की वजह से जो एरर अराइज होगा,
एरर उत्पन्न होगा उस एरर को बोलेंगे पर्सनल एरर, ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या होगा, कैसे सर्वेयर क्या क्या गलती कर सकता है, तो देखिए इंस्ट्रूमेंट कांट बी प्रॉपर एडजस्ट इन द फील्ड, ठीक है ना। जैसे क्या बातचीत करे के चक्कर में, हाँ कोई आदमी आ गया, उसको बातचीत करे के चक्कर में बढ़िया से इंस्ट्रूमेंट एडजस्ट करवे नहीं किया, सेटिंग करवे नहीं किया, तो वहाँ पे एरर हो सकता है। तो वही लिखा है इंस्ट्रूमेंट कांट प्रॉपर एडजस्ट इन द फील्ड, ठीक है। दूसरा कह रहा है इनएक्यूरेट लेवलिंग, ठीक है ना। अब बबल को सेंटर में ला रहा आइए ना रहा, तो क्या करेगा, उबिया के छोड़ दिया, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इनएक्यूरेट लेवलिंग, ठीक है ना। हाँ, कह रहा कि रीडिंग आर नोट बाइसेक्ट एक्यूरेटली। कभी कभी क्या होता है ना कि क्रॉस हेयर जो बनता था, ऐसा जो पबजी खेलते हैं ना उनको बढ़िया आइडिया होगा क्रॉस हेयर का, ठीक है ना। क्रॉस हेयर रीडिंग लेवलिंग स्टाफ पर जाकर के पूरी तरह से बाइसेक्ट नहीं कर रहा, तो उस स्थिति में भी एरर इंट्रोड्यूस होने का चांस होता है, ठीक है ना। हाँ, तो वही लिखा है रीडिंग आर नोट बाइसेक्ट एक्यूरेटली, ठीक है ना। हाँ, अगला कह रहा है कि मिस्टेक इन टेकिंग रीडिंग ड्यू टू केयरलेसनेस, ठीक है। जैसे आप रोड पर क्या कर रहे हो कि इसको सेटिंग कर रहा है और रीडिंग को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे मिस्टेक कर देगा। क्या मिस्टेक करेगा, जैसे तू रीडिंग ले रहा और सामने से एक सुंदर कन्या पास कर रही है, आपकी ध्यान उस कन्या की तरफ अट्रैक्ट हो गया, सर्वे करने पर ध्यान नहीं रहा, तो इस चीज़ को बोलते हैं केयरलेसनेस, ठीक है ना, कि आप कहाँ देख रहे हो, आपकी ध्यान कहाँ है, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को समझिएगा, मिस्टेक इन टेकिंग रीडिंग ड्यू टू केयरलेसनेस, ठीक है ना। हाँ, आपकी केयरलेसनेस की वजह से जो मिस्टेक होगा उसके वजह से भी एरर इंट्रोड्यूस होगा। हाँ, ठीक है। अगली बात है नेचुरल एरर, भगवान के वजह से जो एरर डेवलप होगा, जो भगवान के वजह से यानी जो नेचर के वजह से जो एरर डेवलप होगा उसको बोलेंगे नेचुरल एरर, यानी द एरर अराइजेज ड्यू टू नेचुरल फेनोमेनन, यानी नेचुरल यानी प्राकृतिक घटना से जो एरर डेवलप होगा इंस्ट्रूमेंट में, तब उसको बोलेंगे नेचुरल एरर, ठीक है ना। हाँ, कह रहा कि दिस टाइप्स ऑफ एरर अराइजेज ड्यू टू नेचुरल फेनोमेनन, ठीक है ना। हाँ, तो नेचुरल फेनोमेनन क्या होगा, वेरिएशन इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में वेरी करेगा तब क्या होगा, सबसे पहले तो ऑब्जर्वर ही भाग जाएगा छोड़ के फील्ड को। दूसरी जो मेन बात है कि वेरिएशन इन टेम्परेचर होगा तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ जो कोलिमेशन होती है उसमें रिफ्लेक्शन की वजह से ऊपर नीचे होगा। क्या होगा, अगर टेम्परेचर में वेरी करेगा तो कहीं पे हवा डेंसर होगा, कहीं पे हवा रेयरर होगा, हाँ, तो उसमें रिफ्लेक्शन होने के चांस होता है और लाइन ऑफ साइट ऊपर नीचे होने का डर रहता है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन की वजह से भी वहाँ पे क्या होगा, जब टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन की वजह से क्लियर लाइन ऑफ साइट एक्यूरेट पोजीशन में नहीं रहेगा, लाइन ऑफ साइट डू नॉट इन ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है ना, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात स्पीड ऑफ माइंड, आप सर्वे कर रहे हो अचानक से अंधड़ आ जाए, ठीक है ना, अभी जैसा कि माहौल चल रहा है, अभी आम झड़ने वाला सीजन है, सर्वे कर रहा है, ऐसा अंधड़ आया कि इंस्ट्रूमेंट वाला दिल्ले दिल्ले पार कर गया, तो इसमें भी क्या होगा, एरर आने का चांस रहता है, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि अति कर रहे हैं, इस रीडिंग ले रहे हैं, हल्का हल्का वाइब्रेशन आ रहा है। कैसे वाइब्रेशन आता है, जैसे रोड के किनारे आप कर रहे हो लेवलिंग, ठीक है ना, बगल वाले रोड में बहुत हैवी व्हीकल्स चल रहा है, यानी भारी भारी ट्रक चल रहा है, तो उस जैसे ही जर्क करेगा ना तो हल्का हल्का वाइब्रेशन होता है, उसके वजह से भी इंस्ट्रूमेंट एरर आ जाएगा। तो ये भी चीज़ को, तो ये तो हुआ नेचुरल यानी आदमी की वजह से, लेकिन कभी कभी को होता है ना कि प्राकृतिक रूप से ही हल्का हल्का वाइब्रेट करते रहता है, ठीक है ना, तो वो वाइब्रेशन की वजह से भी आपकी क्या हो सकती है, एरर आ सकती है। तो लाइट वाइब्रेशन ऑफ अर्थ के लाइट वाइब्रेशन की वजह से जो एरर डेवलप होगा उस एरर को हम लोग बोलेंगे कौन सा एरर बा, मतलब नेचुरल एरर। तो उम्मीद है ये सारे एरर समझ आ रहा होगा, और इस एरर का कोशिश हमारी ये रहेगी कि पीडीएफ फॉर्मेट दे दे, नहीं पीडीएफ नहीं देने की जरूरत है, आप इसी को लिखिएगा, और इसमें और भी चीज़ जोड़ सकते हैं, जितने भी तरह के एक्सेस लिखवाए हैं ना वो सारे रिलेशन को यहाँ पे भी लिख सकते हैं। पर्सनल एरर में और भी कुछ आपको आता है तो लिख सकते हैं, नेचुरल एरर में और भी कुछ आ सकता है तो लिख सकते हैं। देखिए इसको और ऐसा लिख सकते हैं कि दिस टाइप्स ऑफ एरर अराइजेज ड्यू टू नेचुरल फेनोमेनन, देयर आर फॉलोइंग, ऐसे लिख सकते हैं कि देयर आर फॉलोइंग नेचुरल एरर अराइजेज
देयर आर फॉलोइंग एरर अराइजेज ड्यू टू नेचर, और नीचे ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे क्या होगा कि आपकी कॉपी भरने में मदद करेगा, ठीक है ना। हाँ, एरर इन थियोलाइट सर्वे कंप्लीट करने के बाद कुछ डिफिनेशन के बारे में आपको सीख लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो पहले डिफिनेशन हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है। हालांकि ये कर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद बियरिंग क्या होता है उसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है उसे सीखने की कोशिश करेंगे। ट्रेवर्स क्या होता है उसे सीखने की कोशिश करेंगे, और टाइप्स ऑफ ट्रेवर्स सीखने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में ट्रेवर्स क्लोज है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे उसे भी सीखने की कोशिश करेंगे। ये दोनों यहाँ से यहाँ तक, ये और ये सारे डिफिनेशन आप थर्ड सेमेस्टर के कंपास में सीखे होंगे। कंपास जो यूनिट आपके होंगे उस यूनिट में ये सारे डिफिनेशन को आपने कंप्लीट किया होगा, ठीक है। हाँ, फिर भी हम इसको यहाँ बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप लोग आलस से करते हैं, ठीक है ना। हाँ, मैं भी आलस से करता हूँ सर, आप हम ही लोग काहे बोलते हैं, आप भी तो करते हैं। तो लिखिए फ्रेश सेटिंग बनाइए, डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है ना। इसको आप लिखिए फ्रेश लिखिए द एंगल, या लिखिए इट इज द एंगल बाय विच सर्वे लाइन deflected from original direction कॉमा इज नोन एज। देखिए आप एक इंजीनियर हो तो लास्ट में डिफिनेशन के बाद में कॉमा इज नोन एज लिखना पड़ता है। चालू कर रहे होते इट इज डिफाइंड एज से चालू करना होता है, ठीक है ना। इट इज नोन एज कॉमा इज नोन एज डिफ्लेक्शन एंगल। बढ़िया से लिखो डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को भी आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए कि आपकी सर्वे लाइन ये है, इधर से इधर जा रहे हो, देखो इधर से इधर जा रहे हो, जाना चाहिए इसको इस डायरेक्शन में, लेकिन ये सर्वे लाइन इधर डिफ्लेक्ट कर गया। देखिए यहाँ पे ये वाला ये सर्वे लाइन इधर से इधर जा रहा है, इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन इधर ना जा करके ये सर्वे लाइन इधर डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए तो सर्वे लाइन की डायरेक्शन ये थी लेकिन इधर आ गया, इसका मतलब ये वाला एंगल से डिफ्लेक्ट कर गया। यही एंगल को बोलते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो इसको बोलेंगे डिफ्लेक्शन एंगल। इंजीनियरली डिफ्लेक्शन एंगल को अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे शायद कर्व में, ठीक है ना। हाँ, तो अल्फा इज द डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को भी आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, देखिए तो डिफ्लेक्शन एंगल, अब मान लीजिए कि इधर, अब सर्वे लाइन इधर से इधर जाना चाहिए था, अब इधर से इधर ना जा करके यहाँ पे चला गया ऐसे, ठीक है ना। जाना चाहिए इधर लेकिन अब इधर चल गया। देखिए तो ये सर्वे लाइन अब इधर इतना डिफ्लेक्ट कर गया कि नहीं कर गया है, तो ये भी हो गया कौन सा, डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, डिफ्लेक्शन एंगल जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डिफ्लेक्शन एंगल इज वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। 0 डिग्री से 180 डिग्री तक वैरी कर सकता, इससे ज़्यादा वैरी कर ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, देखिए अगर ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी राइटवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है या लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे राइट डिफ्लेक्शन, अगर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे लेफ्ट डिफ्लेक्शन। तो हम लोग राइट और लेफ्ट कैसे सर्कुलर पाथ पर समझेंगे, तो इस बात ध्यान देना, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तब उसको बोलेंगे राइट वर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है। देखिए तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इस डिफ्लेक्शन को राइट वर्ड डिफ्लेक्शन बोलेंगे, राइट
राइटवर्ड डिफ्लेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ये वाला कैसा एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करना है तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन। इस चीज को भी आप विचार करोगे, ठीक है ना, और ये वाला बात को आप अंडरलाइन करोगे। कभी कभी किस्मत आप लोग का अगर खराब रहेगा तो इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है कि डिफ्लेक्शन एंगल कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, रेंज ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल। उम्मीद है डिफ्लेक्शन एंगल कंप्लीट हुआ होगा। तो अगला जो हेडिंग बनाने की अपन कोशिश करेगा वो है बियरिंग, ठीक है ना, बियरिंग, ठीक है ना, बियरिंग। देखिए बियरिंग कुछ नहीं है, एक एंगल है, ठीक है ना, एंगल है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफिनेशन इसका लिख देते हैं, बियरिंग द एंगल बिटवीन मेरिडियन एंड सर्वे लाइन कॉमा इज नोन एज बियरिंग, ठीक है ना। हाँ, जैसे में मेरिडियन क्या था तो बहुत बड़े आसानी से अपन लेक्चर में पढ़ाया था थर्ड सेमेस्टर के लेक्चर में कि मेरिडियन का मतलब ही आप लोग को समझना है रेफरेंस। क्या है? रेफरेंस है। रेफरेंस कहने का मतलब वहाँ से आप एंगल मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, जैसे मैं सपोज करिए कि एक कोई मेरिडियन है और मेरिडियन रेफरेंस का एक ही जगह हम लिए थे, ये वाली लाइन नॉर्थ और साउथ वाली लाइन को रेफरेंस लिया था। तो देखिए ये अपन बना लिया मेरिडियन, इसको बोल रहे थे मेरिडियन। क्या बोल रहे थे बाबू? मेरिडियन। और मेरिडियन का जनरल मीनिंग हम लोग बताए थे, मेरिडियन का मतलब होता है रेफरेंस। क्या होता है बाबू? रेफरेंस। और रेफरेंस कहने का मतलब वो चीज़ का यूज करेंगे किसी दूसरे चीज़ को मेजरमेंट लेने के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए कि मेरिडियन और सर्वे लाइन, ये मान लीजिए कि आपकी सर्वे लाइन है, ठीक है ना। तो मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच जो भी एंगल होगा ना, वो ही एंगल को हम लोग बोलेंगे वो बियरिंग। क्या बोलेंगे वो? बियरिंग। अगर मान लिया जाए कि ये सर्वे लाइन है, इसको क्या बोलेंगे वो? सर्वे लाइन। ये मेरिडियन है और ये सर्वे लाइन है, और ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना उसको बोलेंगे वो बियरिंग। क्या बोलेंगे वो? बियरिंग। बियरिंग का मीनिंग सही लिख दिया, ठीक है ना, बियरिंग, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिएगा कि बियरिंग इस साइड में है, ठीक है ना। तो बियरिंग का टाइप्स भी अपन पढ़ा था, थर्ड सेमेस्टर में कंप्लीट किया था। होल सर्किल बियरिंग, क्वाड्रेंटल बियरिंग, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है ना। होल सर्किल बियरिंग में कहाँ से कहाँ रेफरेंस लेते थे? तो नॉर्थ को रेफरेंस लेते हुए एंगल को मेजरमेंट करते थे। क्वाड्रेंटल बियरिंग को क्वाड्रेंट बाई क्वाड्रेंट लेते थे, जिधर से आपकी नज़दीक पड़ता था, ठीक है ना। हालांकि ये पूरे अच्छे ढंग से वहाँ पे लेक्चर में कंप्लीट किया था। फिलहाल इतना बात यहाँ की ज़रूरत थी जिसे यहाँ जान लेना बहुत ज़रूरी था। तो उम्मीद है डिफ्लेक्शन एंगल और बियरिंग आप लोग कंप्लीट किए होंगे। अब आपको सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी इंक्लूडेड एंगल की। किसकी? इंक्लूडेड एंगल की। देखिए यहाँ पे बहुत थोड़ा सा सिर्फ ओवरव्यू देना है इस सब डिफिनेशन को। अगर आप सीख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑलरेडी ये सीखे होंगे, ठीक है ना। हाँ, अगला बात जो अपन बात करेंगे इंक्लूडेड एंगल की। ठीक है ना, इंक्लूडेड एंगल की, ठीक है ना। इंक्लूडेड एंगल का डिफिनेशन बहुत आसान है और बहुत खतरनाक भी है, ठीक है ना। इसको बहुत ढंग से समझना। लिखेंगे वेन टू सर्वे लाइन, इसको लिख रहे हैं ना, इसी का डिफिनेशन इंक्लूडेड एंगल का डिफिनेशन अपन लिखा रहा है। वेन टू सर्वे लाइन मीट at a point, then these angle is known as included angle, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे नीचे दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक सर्वे लाइन ये है, एक सर्वे लाइन ये वाला है और दूसरा सर्वे लाइन आपकी ये वाला है। अगर ये सर्वे लाइन का नाम अगर ए रखें और ये सर्वे लाइन का नाम रखें बी और इसका नाम रखें सी,
यानी ए से बी और बी से सी, ये 2 सर्वे लाइन है, ठीक है ना, ये 2 सर्वे लाइन है। तो देखिए यहाँ पे हम डिफिनेशन से आप समझ पा रहे होंगे कि व्हेन 2 सर्वे लाइन मीट एट ए पॉइंट, एक सर्वे लाइन ए बी और दूसरा सर्वे लाइन सी बी, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट कर रहा है, वो पॉइंट आपकी बी हो गई। तो बी पॉइंट पर जो भी एंगल बनेगा वही एंगल इंक्लूडेड एंगल होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो बड़े विचार कीजिए कि सर बी पॉइंट पर ये भी एक एंगल बन रहा है और एक एंगल बाहर से भी बन रहा है, तो सर कौन वाला एंगल को इंक्लूडेड एंगल बोलेंगे। इस बात को सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सर अभी तो आपने डिफिनेशन जो बताया कि व्हेन 2 सर्वे लाइन मीट एट ए पॉइंट देन दीज एंगल इज नोन एज इंक्लूडेड एंगल। तो सर्वे लाइन जब मीट कर रहा है तो वहाँ पे 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 2 एंगल बन पा रहे हैं, एक तो अंदर की ओर एंगल बन रहा है, एक बाहर की ओर बन रहा है, तो किस एंगल को इंक्लूडेड एंगल बोलेंगे, इस बात को समझना है। तो दोनों ही एंगल इंक्लूडेड एंगल होगा और इस इंक्लूडेड एंगल को बोलेंगे इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे बाबू, इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल, इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल, और इस वाले को बोलेंगे एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल, एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल, ठीक है ना। अगर ये वाला चीज़ का अगर कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को पूरा लेना है इंक्लूडेड एंगल के लिए, तो आपके यूट्यूब पर एक वीडियो ओपन कर देंगे और वो वीडियो आप लोग जा करके देख लीजिएगा कंपास में, ठीक है ना। पहला लेक्चर को आप लोग थोड़ा सा बढ़ा करके लास्ट में देखिएगा, और एक और वीडियो हम खोलेंगे जिसका टाइटल से ही पता चल जाएगा। हाँ, मेरा चैनल द स्काई टेक्निक पर जाकर के उसको देख सकते हैं अगर कंप्लीट एनालिसिस करना है तब, ठीक है ना। हालांकि फिलहाल इसकी यहाँ पे इतना ही ज़रूरत है। जब इतना 3 डिफिनेशन अपन कंप्लीट कर लिया, तो अभी हम एक डिफिनेशन और सीखने की कोशिश, ट्रैवर्स क्या होता है, इसे भी सीखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है इतना कर लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि बहुत ऐसा शिकायत आ रहा है कि सर आप तो स्क्रीनशॉट लेने का मौका देते ही नहीं हो, ठीक है। तो लो चंदा स्क्रीनशॉट बनाइए ट्रैवर्स, ठीक है ना। और ट्रैवर्स आपको यहाँ पे कुछ यूनिक कंसेप्ट के साथ भी मिलेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ट्रैवर्स के सबसे पहले डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ सर्वे लाइन कनेक्टेड इन सीरीज then form ट्रैवर्स। देखिए, सपोज करिए कि आपकी सर्वे लाइन ए बी है, दूसरा सर्वे लाइन बी सी है, तीसरा सर्वे लाइन सी डी है, ठीक है ना। देखिए सर्वे लाइन क्या है, कनेक्ट हो रहा है सीरीज में, तब इसको हम लोग बोल देंगे ट्रैवर्स। क्या बोलेंगे बाबू, ट्रैवर्स। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसा भी तो है कि ए सर्वे लाइन ऐसा है ए बी, और दूसरा सर्वे लाइन ऐसा है बी सी, तीसरा सर्वे लाइन ऐसा है सी डी, चौथा सर्वे लाइन ऐसा है डी ई, और पांचवा सर्वे लाइन ऐसा जा करके इसी पॉइंट पर मिल गया। तब क्या इसको ट्रैवर्स नहीं बोलेंगे, इसे भी ट्रैवर्स बोलेंगे, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैवर्स बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, देखिए तब इस ट्रैवर्स को हम लोग क्या बोलेंगे और इस ट्रैवर्स को क्या बोलेंगे। देखिए इस ट्रैवर्स को जहाँ से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेशन। अगर जो ट्रैवर्स आपको जहाँ से स्टार्ट होता है उस स्टेशन को बोलते हैं इनिशियल स्टेशन, और ट्रैवर्स जहाँ पे ख़त्म होगा उसको बोलेंगे फाइनल स्टेशन। अब इस पर विचार करेंगे इस ट्रैवर्स में, तो इस ट्रैवर्स में इनिशियल स्टेशन ये था और फाइनल स्टेशन भी यही है। स्टेशन भी यही है, यानी इस स्थिति में क्या देख रहे हैं कि इनिशियल स्टेशन और फाइनल स्टेशन एक पॉइंट पर नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में क्या देख रहे हैं कि इनिशियल स्टेशन और फाइनल स्टेशन एक पॉइंट पर मिल रहा है। तब इस स्थिति वाले ट्रैवर्स को बोलेंगे ओपन ट्रैवर्स। क्या बोलेंगे बाबू, ओपन ट्रैवर्स। और इस स्थिति वाले ट्रैवर्स को बोल देंगे प्यार से क्लोज ट्रैवर्स, ठीक है। तो आइए हम ओपन ट्रैवर्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ओपन ट्रैवर्स, ठीक है ना। हाँ,
देखिए ओपन ट्रेवर्स को बहुत आसान से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, बोलेंगे ये कि अ ट्रेवर्स हुज इनिशियल एंड फाइनल स्टेशन आर नोट मीट एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट, कॉमा देन फॉर्म ओपन ट्रेवर्स, ठीक है ना। हाँ, ओपन ट्रेवर्स की एग्जांपल के बाद फिगर की बात किया तो ये आपकी ओपन ट्रेवर्स हुआ। देखिए वही बात लिखिए कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर एक स्टेशन पर ना मिले, या यूँ बोल सकते हैं कि इनिशियल स्टेशन और फाइनल स्टेशन अगर एक पॉइंट पर ना मिलेगा तब हम उसको बोलेंगे ओपन ट्रेवर्स, ठीक है ना। ओपन ट्रेवर्स का मतलब उम्मीद है समझ आया होगा। लेकिन ये डिफिनेशन आपकी आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, आउट ऑफ फैशन। इसलिए आउट ऑफ फैशन हो गया है क्योंकि ये डिफिनेशन से आपकी आजकल के जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपके ओपन ट्रेवर्स की एक और डिफिनेशन पर विचार करते हैं। ओपन ट्रेवर्स, देखिए ये जो डिफिनेशन है ये मोटा मोटी डिफिनेशन है और पुराने बुक के अनुसार ये डिफिनेशन है। अब जो लेटेस्ट डिफिनेशन हम लोग जो सीखने की कोशिश करेंगे वो ये सीखने की कोशिश करेंगे, ये ट्रेवर्स स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशन एंड end to another station whose location is unknown, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे कि एक ट्रेवर्स ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, ठीक है ना। इसकी स्टार्टिंग स्टेशन यानी इनिशियल स्टेशन उसको बोल दो, और ये इसकी हो जाएगी फाइनल स्टेशन। अगर इनिशियल स्टेशन का लोकेशन अगर नोन है, अगर आपकी इनिशियल स्टेशन का अगर लोकेशन नोन है और फाइनल स्टेशन की लोकेशन अगर अननोन है, तब भी हम इस ट्रेवर्स को बोलेंगे ओपन ट्रेवर्स, ठीक है ना। आप लोग एग्जाम में यही डिफिनेशन लिखो क्योंकि पुराना बुक में यही है और पुराने टीचर भी चेक करेंगे तो यही वाला चेक करेंगे। लेकिन कोई बहस कर देगा तो बहस करने की स्थिति में आप किसी से कम नहीं हो और आप भी ओपन ट्रेवर्स को एक यूनिक डिफिनेशन पता है, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे ओपन ट्रेवर्स कंप्लीट हुआ, अब थोड़ा सा क्लोज ट्रेवर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए क्लोज ट्रेवर्स की यहाँ से डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, ये ट्रेवर्स whose initial station and final station meet at a common point और इनिशियल और
फाइनल स्टेशन, इनिशियल एंड फाइनल स्टेशन, एंड ऐसे लिखा, और लोकेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेशन आर नोन। ठीक है ना, ये आपकी क्लोज ट्रेवर्स की स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ तक लिखा देते हैं, ठीक है ना। हाँ, और अच्छा भी डिफिनेशन यहाँ तक है, कॉमन पॉइंट करके कॉमा इज नोन एज करके क्लोज ट्रेवर्स लिख लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को कंप्लीट डिफिनेशन यहाँ तक लिखना है, ठीक है ना। नोन कॉमा इज नोन एज क्लोज ट्रेवर्स, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। इसे एक डायग्राम के मदद से समझाने की कोशिश करते हैं, तब तक ऊपर वाले को आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते हैं, हम बार बार इस चीज़ को भी बोलेंगे, ठीक है। हाँ, देखिए ये जो डिफिनेशन ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स को जो लिखवा रहे हैं ना, इसको आप बड़े बारीकी से समझोगे, ठीक है ना। देखिए क्लोज ट्रेवर्स में पहली स्थिति तो ये वाला आ गई थी कि इनिशियल पॉइंट और यानी A, यानी इसमें क्या था कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पर मिल रहा था, तो भी इस ट्रेवर्स को बोल रहे थे क्लोज ट्रेवर्स। लेकिन एक स्थिति ऐसा रहा था, देखने में ओपन जैसा लग रहा है, देखने में आपको ओपन जैसा लग रहा है, लेकिन इनिशियल स्टेशन और फाइनल स्टेशन, इनिशियल स्टेशन का लोकेशन पर बात करें तो इनिशियल स्टेशन का लोकेशन भी क्या था, नोन होगा, और फाइनल स्टेशन का भी लोकेशन अगर नोन होगा तो उस स्थिति में भी ट्रेवर्स क्या होगा, वो क्लोज होगा। क्या होगा? क्लोज होगा। इसीलिए इस टाइप के क्लोज ट्रेवर्स को हम लोग बोलते हैं लूप लाइक क्लोज ट्रेवर्स। और इस टाइप के क्लोज ट्रेवर्स को हम लोग बोलते हैं लिंक लाइक क्लोज ट्रेवर्स। इस चीज को आप फील करोगे। देखिए हम लोग ओपन ट्रेवर्स में क्या देखें कि इनिशियल और फाइनल स्टेशन एक पॉइंट पर ना मिले तब उसको ओपन ट्रेवर्स कर रहे थे। ओपन ट्रेवर्स की एक स्थिति और देख रहे थे कि इनिशियल स्टेशन का तो लोकेशन नोन हो लेकिन फाइनल स्टेशन का लोकेशन अननोन हो। लेकिन क्लोज ट्रेवर्स में क्या देख रहे हैं कि दो स्थिति देख रहे हैं। पहली स्थिति तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही स्टेशन पर मिल जाए तब भी उसको हम क्लोज ट्रेवर्स करेंगे। दूसरी स्थिति कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की लोकेशन आपको नोन होगा तब भी उसको हम क्लोज ट्रेवर्स करेंगे। लेकिन जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही स्टेशन पर मिले तब उसको हम बोलेंगे लूप लाइक क्लोज ट्रेवर्स। और इस स्थिति वाला यानी इनिशियल स्टेशन का लोकेशन नोन होगा और फाइनल स्थिति वाला लोकेशन नोन होगा तब इस टाइप के क्लोज ट्रेवर्स को बोलेंगे लिंक लाइक क्लोज ट्रेवर्स। ठीक है, तो उम्मीद है इतना बात कि क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। एक बार समरी के तौर पर हम यहाँ पर ट्रेवर्स का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ट्रेवर्स का क्लासिफिकेशन के टाइप के मतलब याद रहने के तौर पर देख लेते हैं। ठीक है ना, हाँ
देखते हैं क्या, जैसे ट्रेवर्स हम स्टार्ट किए। ट्रेवर्स देखिए दो टाइप के, एक ओपन ट्रेवर्स, ओपन, और दूसरा देखिए क्लोज ट्रेवर्स, ठीक है ना। ओपन ट्रेवर्स में हम लोग क्या देखें, ओपन ट्रेवर्स में हम लोग यही देखें कि इनिशियल पॉइंट, इनिशियल स्टेशन एंड फाइनल स्टेशन नोट मीट। इनिशियल स्टेशन और फाइनल स्टेशन नहीं मिल रहा था, और क्लोज ट्रेवर्स में क्या रहता है, इनिशियल और फाइनल स्टेशन पर मिल रहा था। अब यहाँ पे क्लोज ट्रेवर्स भी दो टाइप के देखे, एक देखे लूप लाइक और दूसरा देखे लिंक्ड लाइक, ठीक है ना। हाँ देखिए ये आपकी ट्रेवर्स की कहानी हुई प्लेन। अब